जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पीटी यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं तो यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य पूछे जाएंगे, तो आप लोग अंत तक वीडियो को जरूर देखना। तो पहला प्रश्न देखते हैं, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? आपको बताना है नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो इसका राइट आंसर का गुप्त काल, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? आपको बताना है किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। तो राइट आंसर होगा गुप्त वंश इसका। अगला प्रश्न है, दिल्ली के महरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो इसका राइट आंसर है चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा अग्निमित्र। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियां का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? आपको बताना है समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियां का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो प्रयाग अभिलेख में उपलब्ध है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रयाग अभिलेख। अगला प्रश्न है, किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो गुप्त काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण में अत्यंत विचलित हुआ? आपको बताना है कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? तो राइट आंसर इसका होगा गुप्त। कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? तो जानकी हरण कालिदास ने नहीं लिखा था, ध्यान रखना है आपको। अजंता गुफाओं की जैसी गुफा मध्य प्रदेश में कहां है? आपको बताना है अजंता के गुफाओं के जैसी गुफा मध्य प्रदेश में कहां है? तो मध्य प्रदेश के धार में है। अजंता गुफाओं की जैसी गुफा कहां पर है? मध्य प्रदेश के धार में। बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई थी? आपको बताना है बाल विवाह की प्रथा जो है कब प्रारंभ हुई थी, यानी कि बाल विवाह की जो प्रथा किसके काल में प्रारंभ हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना है आपको, गुप्त काल में। अगला प्रश्न है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? आपको बताना है सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए। तो इसका राइट आंसर होगा गुप्त काल। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए, आप लोग एक बार पीडीएफ पढ़ लेंगे तो सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्रश्न यहाँ से आपके एग्जाम में अवश्य पूछे जाएंगे। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा? आपको बताना है यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम है। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहां से मिलता है? आपको बताना है सती प्रथा का पहला उल्लेख कहां से मिलता है? तो एरण अभिलेख से मिलता है सती प्रथा का पहला उल्लेख। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक है दाएं भाग के रचयिता कौन है? तो जिमूत वहां इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना है आपको। नंदीपाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व किसे प्रदान किया गया? नंदीपाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व किसे प्रदान किया गया? सेन वंश को प्रदान किया गया। सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन था। यह भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन था। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहां मिलता है? जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहां मिलता है? तो दिलवाड़ा में मिलता है जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का संस्थापक देवपाल था। कौन? देवपाल था ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का संस्थापक। कृष्णदेव राय ने किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे?
कृष्णदेव राय ने किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो पुर्तगाली के साथ। ध्यान रखना है आपको। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? आपको बताना है विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है विजयनगर। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? आपको बताना है बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा में थी बहमनी राजाओं की राजधानी। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? हम्पी में पाए जाते हैं विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? बताना है आपको विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? तो कृष्णदेव राय इसका राइट आंसर है। कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? बताना है आपको कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो कालीकट इसका राइट आंसर है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। कहाँ पर? मदुरई में स्थित है मीनाक्षी मंदिर। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया? बताना है आपको संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 315 इसका राइट आंसर है। संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? तो अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है संविधान का अनुच्छेद 312। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? बताना है आपको संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 320 इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान अनुच्छेद 324 में है। ध्यान रखना है आपको। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 331 इसका राइट आंसर है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? बताना है आपको भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 76 है। ध्यान रखना है आपको। भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्यों के ध्यान रखना है आपको। कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? तो दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य राष्ट्रपति जी नहीं होते। कौन? राष्ट्रपति जी। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से कौन सक्षम है? बताना है आपको युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से कौन सक्षम है? तो राष्ट्रपति इसका राइट आंसर है। भारत में केंद्रीय मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो भारत में केंद्रीय मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति नहीं होती है? तो उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना। ध्यान रखना है आपको। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? बताना है आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? तो 12 वर्ष इसका राइट आंसर है। किसने भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? किसने भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल इसका राइट आंसर है। प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात करें तो इसे भी इसका राइट आंसर होगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो विधान परिषद भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति जी होते हैं। संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है।
भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? तो राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक है, ध्यान रखना है आपको। भारत की राजभाषा क्या है? तो भारत की राजभाषा हिंदी है। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? तो हिंदी को। किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है? किसी भाषा को किसी राज्य के राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है? तो राज्य विधानमंडल को है। संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध कौन सी एक किसी राज्य की राजभाषा है? तो उर्दू इसका राइट आंसर है। डोगरी भाषा किस केंद्र शासित राज्य प्रदेश में बोली जाती है? तो जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर है। किस कार्ड से बैंक को उच्च ऋण जोखिम है? किस कार्ड से बैंक को उच्च ऋण जोखिम है? तो क्रेडिट कार्ड इसका राइट आंसर है। कौन सा क्रेडिट कार्ड एसोसिएशन है? कौन सा एक क्रेडिट कार्ड एसोसिएशन है? तो सिटी बैंक कार्ड इसका राइट आंसर है। भारत में खुदरा ऋण का सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? भारत में खुदरा ऋण का सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? आवास का है खुदरा ऋण का सर्वाधिक प्रतिशत। कौन सी एक इलेक्ट्रॉनिक बैंक डिलीवरी चैनल नहीं है? तो मोबाइल वैन एक इलेक्ट्रॉनिक बैंक डिलीवरी चैनल नहीं है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? बताना है आपको मुंबई स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है। दलाल स्ट्रीट में स्थित है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। संवेदी सूचकांक में कितनी प्रतिभूतियों से होती है? संवेदी सूचकांक में कितनी प्रतिभूतियों से होती है? तो संवेदी सूचकांक जो है 30 प्रतिभूतियों से होती है, ध्यान रखना है आपको। भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार मुंबई है। इनसाइड ट्रेडिंग किससे संबंधित है? तो शेयर बाजार से संबंधित है इनसाइड ट्रेडिंग, ध्यान रखना है आपको। कौन सा वैकल्पिक धन का उदाहरण है? तो वैकल्पिक धन का उदाहरण है चेक, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है भारतवर्ष का प्रथम हाइडल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? कर्नाटक स्थित शिव समुद्रम प्रोजेक्ट इसका राइट आंसर है। इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है? तो उड़ीसा इसका राइट आंसर है। बगलिहार जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन पर किस देश की आपत्ति है? तो पाकिस्तान की आपत्ति है। ताला जल विद्युत परियोजना किस देश के साथ भारत के संयुक्त परियोजना है? आपको बताना है ताला जल विद्युत परियोजना किस देश के साथ भारत की संयुक्त परियोजना है? तो भूटान इसका राइट आंसर है। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? बताना है आपको पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है पवन ऊर्जा के उत्पादन में। पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश कौन सा है? तो पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश चीन है, ध्यान रखना है आपको। भारत में किस प्रकार के विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ताप विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है भारत में, ध्यान रखना है। परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में भारत का विश्व में 6ठा स्थान है, ध्यान रखना है आपको। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का आरंभ कब से माना जाता है? भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का आरंभ कब से माना जाता है? 1948 से। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन 1948 में हुआ। कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र। दोस्तों वीडियो कंप्लीट होगी। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों हम आपके लिए वही प्रश्न लाते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, एग्जाम में आने की प्रबल संभावना होती है, तो आप लोग भी
वीडियो को लाइक करके हमारा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो जीके जीएस में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं, वो कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देंगे तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में अवश्य पूछे जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग हमारा सपोर्ट करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।